के राष्ट्रीय मुद्दा कार्यक्रम में आप सब लोगों का स्वागत है। हमारे साथ प्रोफेसर अभय कुमार दुबे हैं, हर रोज की तरह ही, और हम इनसे देश की राजनीति के बारे में चर्चा करेंगे। आज के दिन राजनीति में जो घटनाक्रम हुआ उसकी एक समझ बनाने की कोशिश करेंगे। अभय सर नमस्कार। नमस्कार कमल जी। आज के दिन हरियाणा में नामांकन पत्र भरने का काम पूरा हो गया। अगर आपसे ये पूछा जाए, खासतौर पर पार्टियों के भीतर जो खींचतान रही उसके संदर्भ में, कि किस दल की ज्यादा फजीहत हुई टिकट बंटवारे में, किस दल, क्योंकि कांग्रेस के भीतर भी काफी असंतोष दिख रहा है, तो उस इस पूरे परिदृश्य को आप किस रूप में प्रस्तुत करेंगे? देखिए, जब भी चुनाव होता है तो पार्टियों के जो अंदरूनी अनुशासन होते हैं, सांगठनिक अनुशासन होते हैं, वो भंग हो जाते हैं। क्योंकि चुनावी लोकतंत्र है तो लोग 5 साल तक इंतजार करते हैं टिकट मिलने का। 1-1.5 साल पहले अपने अपने निर्वाचन क्षेत्रों में काम शुरू कर देते हैं, और जब उन्हें टिकट मिलने में कुछ गड़बड़ी होती है तो उन्हें बहुत गुस्सा आता है और वो बगावती मूड में हो जाते हैं। न विचारधारा काम करती है, न कुछ भी नहीं काम करता, और वो फिर पार्टी के खिलाफ बगावत कर देते हैं या बगावत की धमकी देते हैं या कुछ ऐसा काम करते हैं इससे पार्टी की बदनामी और नुकसान हो। ये सभी पार्टियों में होता है। सब पार्टियां जानती हैं कि ऐसा उनके साथ होगा जब टिकट का बंटवारा होगा, और जैसे जैसे भारतीय लोकतंत्र पुराना हो रहा है वैसे वैसे ये प्रवृत्ति और बढ़ती जा रही है। पहले भी थी, लेकिन पहले प्रवृत्ति बहुत कम थी और नियंत्रित रहती थी। अब ये प्रवृत्ति बहुत बढ़ गई है। जो पार्टी अपने आप को अनुशासित कहती है, जैसे भारतीय जनता पार्टी, आप ये देख ही चुके हैं कि हरियाणा में क्या हाल हुआ उसका। अगर केवल हरियाणा के संदर्भ में देखें तो मुझे लगता है कि कांग्रेस ने टिकट बांटने की जो रणनीति अपनाई, यानी जो उसकी टाइमिंग थी टिकट बांटने की, उसने वहां पर जो बगावत के अंदेशे और उसके कारण होने वाले नुकसान के अंदेशों को न्यूनतम कर लिया। और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से टिकट बांटे उससे उसमें ज्यादा हंगामा हुआ, ज्यादा समाचारों में उसकी चर्चा हुई, और भाजपा का अनुशासन बिल्कुल तार तार होकर बिखर गया। और भाजपा ने पिछले 10 साल में जो जनाधार तैयार किया था, यानी जो एक गैर जाट जनाधार तैयार किया था, सबसे ज्यादा नुकसान उसी गैर जाट जनाधार को हुआ, क्योंकि वही जो गैर जाट नेता थे भारतीय जनता पार्टी के, वो इस बगावत की प्रक्रिया में और पार्टी को नुकसान पहुंचाने की प्रक्रिया में भाग लेते हुए नजर आए। भारतीय जनता पार्टी ने, उनके बहुत पुराने नेता थे, जिसमें रामविलास शर्मा प्रमुख हैं, और भी कई नेता हैं जिनके नाम हम सब लोग जानते हैं और रोज उनके बारे में चर्चा हो रही है। उन्होंने टिकट काटे। टिकट काटने से पहले उन्हें कोई विश्वास भी नहीं लिया, उन्हें ये भरोसा नहीं दिया कि हम आपको टिकट नहीं देंगे तो हम आपको बदले में क्या देंगे। आपको ध्यान होगा कि जब भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में 47 सीटों के साथ पहला बहुमत जीता था, तो उस वक्त रामविलास शर्मा ही पार्टी के अध्यक्ष थे, और वो सन 77 से लगातार एमएलए होते चले आ रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस बात की कोई परवाह नहीं की। और अंततः क्या हुआ कि भाजपा पूरी तरीके से, भाजपा का सांगठनिक शिराजा, चुनावी रणनीति पूरी तरह बिखरती हुई दिखी। कांग्रेस ने होशियारी की। कांग्रेस ने जो पहली लिस्ट जारी की, उस पहली लिस्ट में केवल ऐसे लोगों को टिकट दिया जहां कोई विवाद नहीं था। फिर उसने एक लंबी चुप्पी साध रखी, एक लंबा गैप रहा, उसने कोई टिकट का बंटवारा नहीं किया। और ठीक उस वक्त उन्होंने टिकट का बंटवारा किया जब विद्रोह करने के लिए कोई ज्यादा समय ही नहीं रहा, हंगामा करने के लिए कोई ज्यादा समय नहीं रहा। जाहिर है कि कांग्रेस को भी संतोष का सामना करना पड़ा है, और हो सकता है चुनाव प्रक्रिया के दौरान आगे भी करना पड़े, लेकिन जो भद्दा नजारा भारतीय जनता पार्टी की कतारों में नजर आया, उस तरह का नजारा कांग्रेस की कतारों में अपेक्षाकृत काफी कम नजर आया। एक बात जो भारतीय जनता पार्टी के बारे में कही जा रही है कि वहां जो टिकटों का बंटवारा हुआ वो पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के प्रभाव के कारण हुआ, उनका काफी चला है उन टिकटों के बंटवारे में। तो क्या ये माना जाए कि मनोहर लाल खट्टर अभी भी हरियाणा की राजनीति के मुख्य प्लेयर के रूप में मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के? अभी तक देखने से तो यही लगता है। मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री पद से जरूर हटाया गया, लेकिन हरियाणा की भाजपा की राजनीति पर उनका दबदबा कम नहीं हुआ है। यहां तक कि उन्होंने मुख्यमंत्री को भी करनाल से लड़ने से रोक दिया, और उनको एक ऐसे निर्वाचन क्षेत्र में भेजा जहां पिछली बार भाजपा 10,000 वोटों से चुनाव हारी थी। मुख्यमंत्री को वहां पर जाना पड़ा चुनाव लड़ने के लिए। वो अपना चुनाव क्षेत्र भी खुद उसका फैसला नहीं कर पाए। दूसरे ये भी एक तथ्य है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री को यह पता ही नहीं था कि चुनाव घोषित होने वाला है। यहां तक जब चुनाव घोषित हुआ उससे पहले वो कह रहे थे कि चुनाव समय पर होगा, और जब चुनाव घोषित हुआ तो वो चकित रह गए
उन्होंने चुनाव घोषणा से पहले जो तमाम योजनाएं वगैरह तैयार कर रखी थी कि इनका ऐलान करेंगे, वो सब धरी की धरी रह गई। और आप देखिए, जब से वो मुख्यमंत्री बने हैं, वो हरियाणा में विधानसभा का एक भी सत्र नहीं बुलाया उन्होंने। और चूंकि 6 महीने तक से सत्र आप नहीं बुला पाते हैं, तो आपको विधानसभा भंग करनी पड़ती है। वो एक संवैधानिक शर्त है। तो आखिरकार उन्हें चुनाव से पहले विधानसभा भंग करनी पड़ी। एक निर्वाचित मुख्यमंत्री जो है, वो केयरटेकर मुख्यमंत्री में बदल गया, यानी उसकी खुद की शायद वो अपनी कल करेंगे ऐसा, 13 को 13 को शायद वो करेंगे, कल ऐसा करेंगे अभी। हाँ, तो वो ये मैं बता रहा हूँ आपके कि ये पूरी की पूरी जो हरियाणा में भाजपा की जो रणनीति है, उसमें काफी गड़बड़ झाला नजर आता है। और उसके मुकाबले मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कांग्रेस की रणनीति बिल्कुल सिक्का बंद है, उसमें कोई गलती नहीं है, कोई कमी नहीं है, ये मेरा मकसद नहीं है कहने का। लेकिन जब आप भाजपा से तुलना करते हैं, तो आप पाते हैं कि कांग्रेस इसमें ज्यादा रणनीति कुशल साबित हुई है। कांग्रेस के भीतर जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का दबदबा है, क्या आपको लगता है कि टिकट वितरण में भी वही नजारा प्रस्तुत हुआ कि जो कुछ भी हुआ जो हरियाणा के मामलों के जो जानकार लोग हैं, वो ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि हरियाणा में कांग्रेस के टिकट वितरण पर अगर किसी एक व्यक्ति की कहीं छाप है, तो वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की छाप है। कुमारी शैलजा के कुछ लोगों को टिकट मिला है, लेकिन बहुत ज्यादा उनकी संख्या नहीं है। तो मुख्य तौर पर हरियाणा में कांग्रेस में जिसकी चली है, वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। एक जो बात हरियाणा की राजनीति में आती है, वो ये कि कांग्रेस और भाजपा तो हैं ही, कई सारे दूसरे गठबंधन, आम आदमी पार्टी जैसे दल भी अपने आप को प्रस्तुत कर रहे हैं चुनाव में। क्या उनका कुछ प्रभाव चुनाव में दिखेगा? क्या इनसे चुनाव के नतीजे प्रभावित हो सकते हैं, या कांग्रेस और भाजपा भी मुकाबला है? ये सब इस बात पर निर्भर करता है कि हरियाणा में चुनाव की प्रकृति क्या होगी। क्या ये हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के पिछले 10 साल के शासनकाल के खिलाफ किसी जबरदस्त नाराजगी की लहर से गुजर रहा है? अगर वो वास्तव में कोई ठोस और जबरदस्त नाराजगी की लहर है, तो फिर इन जो छोटी छोटी पार्टियां हैं, इनको बहुत कम वोट प्राप्त होंगे। वोट कुछ ना कुछ सबको मिलेंगे, लेकिन तब इतने कम वोट प्राप्त होंगे कि इन लोग गिनती पे रखने। जहां पर किसी पार्टी का उम्मीदवार बहुत मजबूत होगा, जैसे मान लीजिए कहीं आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार बहुत मजबूत है, बहुत अच्छा है, जनता में उसकी बड़ी पैठ है, तो हो सकता है उसको बड़े वोट मिले, तब वो मुख्य टक्कर में आ जाएगा। यानी जनता केवल उसी को वोट देगी जो मुख्य टक्कर में होगा। यानी पहले दूसरे नंबर के जो उम्मीदवार होंगे, वो ज्यादातर मामलों में भाजपा और कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे, जनता केवल उन्हीं को वोट देगी। ऐसे लोगों को वोट देकर जनता अपना वोट बर्बाद नहीं करेगी, जो कि चुनाव जीत नहीं सकते हैं। तो ये मेरे ख्याल से ये होगा। लेकिन अगर नाराजगी की लहर इतनी ज्यादा नहीं है जितनी कि हम सब लोग अंदाजा लगा रहे हैं, अगर वो कोई मंद नाराजगी है, छोटी मोटी नाराजगी है, जो कि 10 साल में किसी भी पार्टी के खिलाफ जमा हो जाती है, ऐसी स्थिति में जो दूसरी पार्टियां हैं, दूसरे गठजोड़ हैं, वो फिर ज्यादा वोट बटोरते हैं। एक बात जो हरियाणा में टिकट वितरण में सामने आई, खासतौर पर भाजपा और कांग्रेस में, कि बहुत सारे विधायकों के पुत्र या पुत्रियों को टिकट दिया गया। तो हरियाणा की राजनीति को देखते हुए और कई अन्य प्रदेशों की राजनीति को देखते हुए भी ऐसा लगता है कि परिवारवाद राजनीति में कोई मुद्दा है नहीं। कभी कभार प्रधानमंत्री उस पर बोल देते हैं, भारतीय जनता पार्टी नैतिक स्टैंड लेने की कोशिश करती है, पर मोटे तौर पर परिवार के उम्मीदवार काफी भारी संख्या में चुनाव में आ रहे हैं। आप इस मुद्दे को कैसे देखते हैं? मैं तो लंबे अरसे से कह रहा हूँ, नई परख के मंच पे मैंने कई बार ये बात कही है कि ये राजनीतिक जो बहस मुबाहिसा होता है, उसमें परिवारवाद का विरोध होता है। मैं भी करता हूं परिवारवाद का विरोध, मेरे ख्याल से आप भी करते होंगे परिवारवाद का विरोध। सभी लोग परिवारवाद का विरोध करते हैं, लेकिन वोटर उसके हिसाब से उम्मीदवारों का किसकी तरफदारी उसे करनी है, किसकी नहीं करनी है, इसका चयन नहीं करता। मुझे नहीं लगता कि आम लोगों में परिवारवाद के मुद्दे को लेकर उनकी मतदान प्राथमिकताएं उससे प्रभावित होती हैं। मैं कार्यकर्ताओं की बात नहीं कर रहा हूं, पार्टियों के, लेकिन जो आम वोटर है, जो किसी पार्टी के साथ औपचारिक रूप से संबद्ध नहीं है, उसके ऊपर इस बहस का कोई असर नहीं दिखाई पड़ा है आज तक। अगर एक ऐसा प्रावधान कर दिया जाए कि हर चुनाव में हर पार्टी को 50% के तकरीबन सीटों पर नए उम्मीदवारों को मौका देना होगा, जो किसी राजनीतिक परिवार से पहले ताल्लुक ना रखते हों, तो क्या ये हमारे देश के लोकतंत्र के लिए एक बेहतर चीज हो सकती है? मैं कह नहीं सकता कि इस चीज से कोई खास असर पड़ेगा,
किसी परिवार का उम्मीदवार है, परिवार से जुड़ा हुआ उम्मीदवार है, कोई जरूरी नहीं कि वो एक घटिया प्रतिनिधि साबित हो सकता है वो बहुत अच्छा प्रतिनिधि साबित हो, खराब प्रतिनिधि भी साबित हो सकता है। और जो किसी परिवार से जुड़ा हुआ नहीं है, जरूरी नहीं वो अच्छा एमएलए एमपी साबित हो। और मुझे नहीं लगता कि इस चीज से कोई विशेष असर पड़ने वाला है, क्योंकि देखिए राजनीति भी एक पेशा है, राजनीति भी बाकायदा एक व्यवसाय है। हर जगह प्रोफेशनल पॉलिटिशियन शब्द है। कम्युनिस्ट पार्टियों में भी आप देखिए, जो कम्युनिस्ट पार्टियां अपने आप को क्रांतिकारी कहती हैं, वो जो रिवोल्यूशनरी कम्युनिस्ट है वो अपने आप को प्रोफेशनल रिवोल्यूशनरी बोलते हैं कि वो प्रोफेशनल रिवोल्यूशनरी है। तो जब आप उसको एक प्रोफेशन के तौर पे देखते हैं, तो आपका बेटा या कोई और परिवार का व्यक्ति जो है उसको प्रोफेशन के तौर पे अपनाता है, तो केवल इसलिए क्योंकि उसके पिता भी उसी पेशे में थे। उसको आप ना कमतर मान सकते हैं और ना ही उसका तिरस्कार कर सकते हैं। समस्या तब पैदा होती है जबकि एक इंटाइटलमेंट बन जाता है, यानी ये हक बन जाता है, मौरूसी हक बन जाता है, क्योंकि मेरे पिताजी और मेरा परिवार ही इस क्षेत्र से लड़ता रहा है, तो फिर हमें ही कोई टिकट मिलना चाहिए, हम ही लोगों को टिकट मिलना चाहिए। अब उसको आप रामविलास शर्मा को देखिए, भारतीय जनता पार्टी रामविलास शर्मा को 77 से लगातार टिकट दे रही है। अच्छा, वो तो वहां परिवारवाद का कोई मसला नहीं है, वो तो अपने बेटे के लिए टिकट नहीं मांग रहे, ऐसा कुछ उनके ऊपर आरोप भी नहीं है, या अपनी बेटी के लिए टिकट नहीं मांग रहे, ऐसा कोई चर्चा भी नहीं है। लेकिन अब वो मानते हैं कि उन्हें फिर से टिकट मिलना चाहिए। एक पार्टी इतने बार आपको टिकट दे चुकी है। रामविलास जी को कमतर करके नहीं आंक रहा हूं, वो बड़े स्थापित और बड़े सम्माननीय राजनेता हैं हरियाणा के, और उनकी बड़ी पैठ है। उनके बारे में कहा जाता है कि वो हर किसी भी गांव में चले जाएं तो वहां के 5 आदमियों को नाम लेके बुला सकते हैं, मतलब इतनी वरिष्ठता और उनका सब इतना राजनीतिक दायरे में इस तरह का उनका प्रभाव है। अब वो मानते हैं कि उनको फिर से टिकट मिलना चाहिए। एक पार्टी इतने बार टिकट दे चुकी है, पार्टी की गलती यह है कि उसने पहले विश्वास में लिया टिकट देने से पहले, इतना वरिष्ठ नेता वो पार्टी की गलती है। लेकिन पार्टी इसका टिकट तो काट सकती है। अब वो एक तरह से चुनाव लड़ते रहे, तो वहां उनका एक मौरूसी सा हक बन गया। तो जो सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है, मतलब जो है कि हम मालिक हैं इस जगह के, केवल हम ही चुनाव लड़ सकते हैं, हमें ही ये अधिकार है, वहां पे समस्या पैदा होती है। फिर दूसरी समस्या तब पैदा होती है जबकि सर्वोच्च पद के ऊपर किसी परिवार से बाहर के किसी व्यक्ति के आने की गुंजाइश ही ना हो। मेरे ख्याल से ये 2 चीजें हैं जो कि साधारण परिवारवाद जो है ना, परिवार का साधारण प्रभाव है, उससे इस समस्या को अलग करती है। मेरे ख्याल से परिवारवाद की आलोचना वहां पर रेखांकित की जानी चाहिए जहां पर ये बातें हो रही हो। ये समस्या गांधी परिवार के साथ है कि कांग्रेस में उसी तरीके से समाजवादी पार्टी में मुलायम सिंह परिवार के साथ ये समस्या है, उसी तरह राष्ट्रीय जनता दल में लालू यादव के परिवार के साथ समस्या है, या भारत राष्ट्र समिति में चंद्रशेखर राव के परिवार के साथ समस्या है, द्रमुक में करुणानिधि परिवार के साथ समस्या है। तो यहाँ पे इस प्रकार की समस्याएं हैं इस तरह की। तो वो सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट जो है, जो स्वामित्व का भाव है, मतलब मौरूसी हक का मसला जो है ना, वो राजनीति में परिवार की मौजूदगी में विकृतियां पैदा करता है। आलोचना होती है तो इस चीज की आलोचना होती है। एक अन्य महत्वपूर्ण घटना हुई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य न्यायाधीश के घर चले गए, गणेश उत्सव में पूजा अर्चना करने, आरती में उन्होंने भाग लिया। कई लोगों का कहना है कि प्रधानमंत्री को और न्यायपालिका के जो प्रमुख हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो हैं, उनके बीच में एक दूरी दिखनी चाहिए। अन्यथा ऐसा लगता है कि सब मिले हुए हैं, जो कई बार एक व्यंग में कहा जाता है। आप इस पूरे घटनाक्रम को कैसे देखते हैं? देखिए, दोनों दृष्टिकोण हो सकते हैं इसको देखने के। एक दृष्टिकोण तो ये हो सकता है कि भाई प्रधानमंत्री ने मुख्य न्यायाधीश के घर पर गणपति उत्सव में भाग लेने की इच्छा व्यक्त की होगी। मुख्य न्यायाधीश कैसे मना कर देंगे इस बात को? यहाँ तक प्रधानमंत्री, अगर आपको दफ्तर से फोन आया, आज प्रधानमंत्री आपके घर आके चाय पीना चाहते हैं या किसी कार्यक्रम में भाग लेना चाहते हैं, तो आप खुशी से उसका स्वागत करेंगे। मैं भी उनका स्वागत करूंगा, और जितना हम लोगों की क्षमता है उसके हिसाब से उनका भरसक उनका स्वागत सत्कार भी होगा। अच्छा, अब चूंकि जो न्यायपालिका के वरिष्ठ जज हैं, उनका और राजनीति का संबंध इतना सीधा नहीं है, और पिछले दिनों तो वो और भी ज्यादा विकृत होकर सामने आया है। जैसे एक व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट से रिटायर होता है,
उसको फौरन राज्यसभा मिल जाती है। कोई व्यक्ति इस्तीफा देख कहता है हम तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक के सदस्य थे, फौरन चुनाव लड़ता हुआ नजर आता है? या खुद अरुण जेटली सदन में कह चुके हैं कि जो पोस्ट रिटायरमेंट सुविधाएं और पुनर्वास की जो इच्छा है और जो जरूरत है, वो जरूरत जब वो फैसला दे रहे होते हैं उस वक्त उनके फैसलों को प्रभावित करती है। ये बात वो अरुण जेटली भी कह चुके हैं, जो भाजपा के नेता थे। तो ये एक समस्या है। ये जो बातचीत हो रही है दरअसल इस समस्या के कारण हो रही है। और पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी ने इस बात का कोई ख्याल नहीं रखा कि जो वो रिटायर हो चुके जजों को कम से कम एक, भले ही कूलिंग ऑफ पीरियड का ऐसा कोई स्पष्ट विधान नहीं है, भले ही उसका ध्यान रखती। अगर वो मान लीजिए गोगोई साहब को 1 साल बाद संसद सदस्यता प्रदान करती तो कोई दिक्कत नहीं होती। ऐसा कुछ भी किया नहीं गया। तो जब आप खुद भी इस तरह के नाजुक परिस्थितियों का, नाजुक बातों का ध्यान नहीं रखते हैं तो फिर इस तरह की चर्चा होनी स्वाभाविक ही है। दूसरे, जो जजों के अपने मूल्य हैं, जो उनकी आचरण संहिता है, जो स्थापित लिखित आचरण संहिता है, उसमें लिखा गया है कि जजों को उन लोगों से अपने आप को अलग रखना चाहिए जिनके मुकदमों का वो फैसला करते हैं। और हम सब जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में और बड़ी अदालतों में भारत सरकार, इंडियन गवर्नमेंट से बड़ा लिटिजेंट कोई भी नहीं है। सबसे ज्यादा मुकदमे भारत सरकार के वहां सुने जाते हैं। हर जज को, मुख्य न्यायाधीश समेत हर जज को भारत सरकार के पक्ष या खिलाफ में फैसला देना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में वो भारत सरकार के मुखिया या भारत सरकार के अन्य मुखियाओं के संपर्क में स्पष्ट सामने दिखेंगे, तो वो सार्वजनिक जीवन में जो समारोह वगैरह होते हैं उसमें ये सब लोग मिलते ही हैं आपस में। और आपस में अगर कोई कामकाजी बातचीत करना चाहते हैं तो बाकायदा मिलकर बैठ के चर्चा भी कर सकते हैं, आपस में विचार विमर्श भी कर सकते हैं, उसका कोई बात नहीं। लेकिन एक घरेलू माहौल में जब प्रधानमंत्री मुख्य न्यायाधीश के साथ मिलते हैं और उनके अंदर, जिसको अंग्रेजी में बोनहोमी बोलते हैं, मतलब जब इतनी निकटता मान लीजिए दिखाई पड़ती है तो उसमें कोई व्यक्ति उसके ऊपर संदेह कर सकता है। और वो जो थियरी ऑफ एलूफनेस है, मतलब कि जजों को एलूफ रहना चाहिए, उस थियरी की तरफ इशारा कर सकता है और उन घटनाओं की तरफ इशारा कर सकता है जब जजों ने राजनीतिक दलों के साथ में अपने आप को एलूफ नहीं रखा, यानी अपने आप को दूर नहीं रखा। वो राजनीति में घुले मिले नजर आए और मौका मिलते ही वो राजनीति के मैदान में कूद पड़े और उन्होंने उसका पूरा लाभ उठाया। दलों ने भी उनको लाभ दिया और खुद भी वो लाभ उठाने के लिए तत्पर दिखाई पड़े। तो इस प्रकार की जो स्थिति है, उस स्थिति के कारण इस पर विवाद हो रहा है। आज पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने जो हड़ताल पर गए डॉक्टर हैं उनसे बात करने के लिए एक मीटिंग आयोजित की। खुद वहां बैठी रही और शायद 1-1.5 घंटे उन्होंने इंतजार किया, कोई डॉक्टर नहीं आया। उन्होंने कहा कि मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूँ, मैं जनता से माफी मांगती हूँ, मुझे सत्ता का कोई लोभ नहीं है, वगैरह वगैरह। क्या ऐसा लगता है कि जो विभत्स घटना कोलकाता में हुई वह ममता बनर्जी के लिए और उनकी राजनीति के लिए एक बहुत गंभीर चुनौती बन गई है? देखिए, नुकसान तो निश्चित रूप से ममता बनर्जी को हुआ है और उनकी जितनी निंदा की जाए उतना कम है। मैं तो मानता हूँ उनको कटघरे में खड़ा किया गया है और ठीक ही किया गया है कटघरे में खड़ा। लेकिन जैसे आज वो बैठी रही और डॉक्टर लोग उनसे बात करने नहीं आए, इससे दरअसल ममता बनर्जी का पक्ष मजबूत हुआ है और इससे आंदोलन जितना पुराना होगा उतना ही थकेगा आंदोलन। में बार बार कह रहा हूँ, ये आंदोलन थक रहा है और एक दिन ऐसा होगा कि जब बिना किसी अपनी मांग को मनवाई हुई ये आंदोलन खत्म हो जाएगा। इसको खत्म होना ही पड़ेगा, अनंत काल तक नहीं चल सकता। और ममता बनर्जी तो इस प्रकरण को जो आज हुआ है वो बार बार कहेंगी भाई कि मैं तो बैठी रही, हमसे कोई बात ही करने नहीं आया। अगर कोई बात ही नहीं करेगा तो किसी की मांग के साथ चर्चा ही कैसे होगी, किसी की मांग क्या है, उसके ऊपर दोनों पक्ष अपनी बात कैसे रखेंगे। और कोई भी आंदोलन अगर इस बात को एक समझौता विहीन बात बना ले, उनकी मांग को पूरी तरह मान लिया जाए और उसके अंदर और कुछ ना हो, तो वो भी एक अपने आप में एक समस्या है। ऐसे बहुत से आंदोलन होते हैं, किसान आंदोलन था, लेकिन किसान आंदोलन में भी आप देखिए एमएसपी को कानूनी रूप देने की मांग थी जो कि नहीं मानी गई, आज तक नहीं मानी गई। एक बड़ा हिस्सा माना गया और उसके बाद किसान लोग धरने से उठ के चले गए। तो ये हमेशा आंदोलनों में होता है। अब डॉक्टरों को ये तय करना है कि
वो कब तक आंदोलन चलाएंगे या कब तक आंदोलन चला सकते हैं, क्योंकि हर चीज की एक सीमा होती है। धीरे धीरे करके जनता भी उकता जाती है। अब आम लोगों की भागीदारी, कुछ एक मध्यवर्गीय जोशीले नौजवानों की भागीदारी उसमें हमेशा बनी रहेगी, लेकिन धीरे धीरे करके लोगों की उसमें अरुचि हो जाएगी उस आंदोलन में। और एक ऐसा आंदोलन जो कि दरअसल कुछ डॉक्टरों की सुरक्षा के सवाल को लेकर और महिलाओं के यौन शोषण के एक सवाल को लेकर कुछ सुधारों की तरफ ले जा सकता था हमारी राज्य प्रणाली को, वो आंदोलन बिना कोई बेहतर उपलब्धि किए हुए खत्म हो जाएगा। आज के दिन सुहास पलसीकर का एक आर्टिकल द इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित हुआ मणिपुर को लेकर, और हम सब जानते हैं कि मणिपुर में शांति तो नहीं आई है, हर कुछ दिन बाद वहां से हिंसा की घटनाओं की जानकारी आती रहती है। स्थिति और बिगड़ गई है, वहां पर स्थिति और बिगड़ गई है। सुहास पलसीकर का यह मानना है कि जो इंडियन स्टेट है वो पूरी तरीके से नाकाम दिख रहा है, और इसके मूल में यह बात है कि जिस तरीके की कम्युनिटी बेस्ड नेशनलिज्म यानी समुदाय आधारित राष्ट्रवाद को अपनाया गया है, वह मणिपुर में भी काम करता हुआ दिख रहा है, और अलग अलग समुदाय अलग अलग राष्ट्रवाद के रूप में खुद को प्रस्तुत कर रहे हैं। क्या हम ये माने कि मणिपुर भविष्य में भी नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी असफलता के रूप में दर्ज होने वाला है? देखिए, मणिपुर तो भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी विफलता है ही, और बहुत बड़ी बड़ी विफलताएं हैं, और उसमें विफलता के शीर्ष पर मणिपुर मौजूद है, और वो लगातार जारी है विफलता, वो पूरी तरह विफलता वो जारी है। मणिपुर जैसी घटना अगर देश के उत्तर भारत में या दक्षिण भारत के किसी जगह किसी हिस्से में हुई होती तो अभी उसके अंदर बहुत बड़ा उसका परिणाम निकलता। लेकिन यहाँ पे सुहास जी ने जो कहा है, वैसे तो बहुत बेहतरीन राजनीति शास्त्री हैं, और मुझे उनका लेखन और चिंतन बहुत पसंद है। उनका कहना है कि मणिपुर में कम्युनिटी बेस्ड संघर्ष हो रहा है, तो मैं ये नहीं मानता हूं कि वहां पे जातीयतावादी संघर्ष हो रहा है। वहां कुकी जातीयता में और मैतेई जातीयता के बीच में संघर्ष है, और भारतीय जनता पार्टी मैतेई जातीयता की नुमाइंदगी कर रही है, और वो कुकियों का उस मैतेइयों को मौका दे रही है कि वो उनका दमन कर सकें, उनके ऊपर अत्याचार कर सकें। अब कुकी भी बाकायदा हथियारबंद तरीके से मुकाबला कर रहे हैं। स्थिति ये है। ये बात सुहास जी की सही है कि भारत के लोकतंत्र में समुदायों की बहुत बड़ी भूमिका है, लेकिन समुदाय एक जातीयता नहीं होते। समुदाय जो है वो कम्युनिटी और एथनिसिटी में फर्क है। जैसे कि एक मैतेई जो एथनिसिटी है उसके अंदर बहुत से समुदाय हैं। इसी तरीके से आप देखिए जाट है, मतलब जो है तो जाट एक समुदाय है, एक बहुत बड़ी विशाल कम्युनिटी है जाट है, और उसमें उस कम्युनिटी की भी कई शाखाएं हैं, मतलब कई इलाकों के जाट अलग अलग समुदायों में बटे हैं। तो इसमें देखने वाली बात यह है कि इस प्रकार की जो कैटेगरीज हैं जो हमको वेस्टर्न सोशल साइंस से प्राप्त होती हैं, कि हम कहीं पे किसी को जातीयता बोलते हैं, किसी को कम्युनिटी बोलते हैं, और फिर हम समझ नहीं पाते कि दरअसल जातीयता वाला मामला है कि ये समुदाय वाला मामला है। ये वेस्टर्न सोशल थ्योरी की समस्याएं हैं, क्योंकि हम आंख बंद करके उसका पालन करते हैं, तो फिर वो उन्हीं और अभ्यस्त हो चुके हैं उन्हीं का पालन करने के लिए, तो पूरा विश्लेषण जो है हमारा वो गड़बड़ा जाता है। चिंता उनकी ठीक है, उनकी चिंता है वो ठीक है, और ये भी सही बात है कि भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह विफल हो गई है मणिपुर के मसले में, और उसकी खुद वो जिम्मेदार है उस विफलता की। लेकिन जहां तक विश्लेषण का सवाल है, मैं नहीं मानता हूं कि वहां पर कोई समुदायों का संघर्ष चल रहा है। मेरी अपनी समझ ये है कि ये दो जातीयताओं का संघर्ष है। हालांकि मैं भी जो बात कह रहा हूं तो वेस्टर्न सोशल थ्योरी ने हमें जो कैटेगरी सिखाई है, मैं भी उन्हीं की मदद लेके ये बात कह रहा हूं, क्योंकि हम लोगों को दरअसल उसके अलावा और कोई दूसरा परिप्रेक्ष्य हमारे पास है ही नहीं। आज सीताराम येचुरी का देहांत हुआ, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट के जनरल सेक्रेटरी थे, और मैं ये सोच रहा था कि एक तरीके से आपके और उनकी, आप राजनीतिक कार्यकर्ता रहे, फिर आप बौद्धिक जीवन में ज्यादा सक्रिय रहे, पर एक समानांतर चीजें दिखती हैं। आप एक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में, एक नेता के रूप में सीताराम येचुरी के करियर को, उनके योगदान को किस रूप में देखते हैं? देखिए, सीताराम येचुरी से मेरी पहली मुलाकात एनडीटीवी के कार्यक्रम में हुई थी। उन दोनों एक कार्यक्रम आयोजित करते थे, मुकाबला दिवांग ने शुरू किया था। उसमें सीताराम येचुरी को भी बुलाया गया था और मुझे भी बुलाया गया था। तो मैंने जो उसमें वक्तव्य दिया, वो शायद वक्तव्य ये था, बहस इस बात पे थी, मुझे याद पड़ रहा है
कि सोनिया गांधी को इस देश का प्रधानमंत्री विदेशी मूल का होने के बावजूद बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। मेरा कहना यह था कि हम दुनिया में ऐसे कई जगहों पे हैं जहां पर उन्हीं दिनों पेरू के प्रधानमंत्री जापानी मूल के फूजीमोरो बने थे, वो चुनाव जीत गए थे और प्रधानमंत्री बने थे। तो मैंने उनका भी उदाहरण दिया था, तो उसमें सीताराम येचुरी को मेरी बात बहुत पसंद आई थी। उन्होंने कहा आपने जिस तरह से बिना किसी शक शुबे के और बिना हिचक के अपनी बात रखी, उससे मजबूती के साथ वो बात गई। उसके बाद कई कार्यक्रमों में मेरा उनका साथ हुआ। मुख्य तौर पर हम लोगों की मुलाकात, जो चर्चाएं होती हैं राजनीतिक मुद्दों के ऊपर, उन्हीं के दौरान हुई। पिछले 9 साल से वो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव थे, और उससे पहले और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से निकले थे, और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के एक और विख्यात छात्र प्रकाश करात भी कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव रह चुके हैं। तो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में सीताराम येचुरी का न रहना निश्चित रूप से एक उदार, आधुनिक और बेहतरीन व्यक्तित्व के स्वामी, हिंदी अंग्रेजी दोनों बहुत अच्छी बोलते थे, किसी के साथ भी घुल मिल जाते थे, और वो एक खालीपन पैदा करेगा जिस खालीपन को भरा जाना मुश्किल है, लगभग असंभव है। भारत में कम्युनिस्ट राजनीति धीरे धीरे उसका ग्राफ नीचे गिर रहा है। उसके बहुतेरे कारण है, उसकी तो चर्चा की जा सकती है, आज वो समय नहीं है। और सीताराम येचुरी ने उस जमाने में सीपीआई-एम को नेतृत्व दिया जबकि जो सीपीआई-एम के अच्छे दिन नहीं थे। तो ऐसे में सीपीआई-एम भी उनको याद करेगी, लेकिन भारत में जो जन संघर्षों की राजनीति है, वामपंथी दृष्टिकोण से जो की जाती है, उस राजनीति के वो बड़े नेताओं में से एक थे, और उस राजनीति को उनके निधन से काफी नुकसान हुआ है। और वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो गठजोड़ राजनीति है, उस गठजोड़ राजनीति के भी की भी प्रमुख हस्ती थे। आज की बातचीत को हम इसी बिंदु पर विराम देते हैं। हम कल फिर मिलेंगे और देश की राजनीति के बारे में प्रोफेसर अभय कुमार दुबे से चर्चा करेंगे। आज की बातचीत के लिए बेहद बहुत धन्यवाद। नमस्कार।